मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मनी द लर्निंग ऐप में और मैं हूं आपका बायोलॉजी गुरु रिंकेश प्रजापति। कहा तो बच्चों, हम यहाँ पर मानव जनन तंत्र का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और मानव जनन तंत्र के अध्ययन में हमने इससे जो पूर्व का लेक्चर है उसमें हमने विदलन तथा भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में पढ़ा था। विदलन से मैंने बताया था कि विदलन का यहाँ पर सरल शब्दों में अर्थ क्या होगा। विदलन का यहाँ पर सरल शब्दों में अर्थ है द्रुत गति से होने वाले समसूत्री विभाजन। तो विदलन जो है यहाँ पर समसूत्री विभाजन ही है, लेकिन वो यहाँ पर सामान्य विभाजन की जो गति होती है उस गति की अपेक्षा यहाँ पर उनकी गति तेज होती है, इस वजह से बोल देते हैं द्रुत गति से होने वाले समसूत्री विभाजन। अब कोई भी चीज यहाँ पर तेज गति से होगी तो वो सारी चीजों को या सारे चरणों को तो यहाँ पर फॉलो नहीं करेगी, उनका अनुसरण नहीं करेगी। तो यहाँ पर यही होता है कि क्लीवेज के अंदर या फिर विदलन के अंदर यहाँ पर देखें तो अंतरावस्था इंटरफेज की जो G1 और G2 अवस्था होती है अनुपस्थित होती है। फिर आपको बताया कि विदलन में जो है यहाँ पर विदलन आपको यूग्मनस से लेकर के ब्लास्टुला तक मिलता है, ब्लास्टुला में जाकर के विदलन का अंत हो जाता है। उसके बाद जो है वो सामान्य समसूत्री विभाजन यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीजें देखी थी। ये बताया था कि भ्रूण का आकार नहीं बढ़ता विदलन में, लेकिन ब्लास्टोमेर की संख्या बढ़ती है और ब्लास्टोमेर का आकार घटता है, ऑक्सीजन का उपभोग बढ़ता है। ये सारी चीजें हम विदलन में डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने भ्रूणीय परिवर्तन देखा था। भ्रूणीय परिवर्तन में देखा कि जो युग्मनज है वो यहाँ पर एक कोशिकीय अवस्था है। उसके बाद उसके अंदर पहला विदलन होता है तो 2 कोशिका बनती है, दूसरा विदलन होगा फिर 4, तीसरा विदलन होगा 8 से 16। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो कोशिकाओं का निर्माण होता जाता है। अब युग्मनज के बाद आगे की जो भ्रूण अवस्था है उसको बोला जाता है मोरुला। मोरुला के आगे जो होता है उसे ब्लास्टुला या फिर बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला के बाद आगे जाकर के क्या होगा, गेस्ट्रुला होगा। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर जो मोरुला है, मोरुला यहाँ पर 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को हम मोरुला बोल देते हैं। उसके बाद आगे जो आएगी वो आ जाएगी यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट अवस्था। तो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था के अंदर हमने देखा था कि ब्लास्टोसिस्ट अवस्था के लिए मैंने लिखा था कि ये आरोपण वाली अवस्था है। आरोपण मतलब इम्प्लांटेशन। और ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर जो इम्प्लांटेशन मिलता है उसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। मतलब कहने की बात है कि भैया निषेचन जो है, निषेचन हुआ कहां, निषेचन हुआ है एम्पुला में। एम्पुला अंडवाहिनी का भाग जो है, अंडवाहिनी का सबसे लंबा और सबसे चौड़ा भाग एम्पुला, वहां पर होता है निषेचन। निषेचन होने के बाद वहां पर युग्मनज का निर्माण हुआ। अब वो युग्मनज यहाँ पर उसके अंदर विदलन शुरू हो जाता है और वो विदलन जो है होते होते उसके अंदर भ्रूण जो है उसका विकास हो रहा है और वो वहां से एम्पुला से निकलते हुए स्तमस से आकर के फिर कहां गिर जाता है, वो गर्भाशयी गुहा में। तो यहाँ पर युग्मनज और मोरुला जो इनका निर्माण तो आप अंडवाहिनी के अंदर बोल सकते हैं वहां होगा, जबकि ब्लास्टोसिस्ट का जो निर्माण है या ब्लास्टुला का निर्माण गर्भाशयी गुहा में ही होता है। ठीक है, अब वहां पर जब ब्लास्टोसिस्ट बन चुका तो वो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर गर्भाशय की जो सबसे आंतरिक जो दीवार है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उस एंडोमेट्रियम से आकर के चिपक जाता है, उससे जुड़ जाता है और उस जुड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोल देते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्प्लांटेशन या अंतरोपण। आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो है अंतरोपण या इम्प्लांटेशन। अंतरोपण या इम्प्लांटेशन। अंतरोपण, ठीक है बच्चों, या इसको बोल देते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, ठीक है बच्चों, अंतरोपण या इम्प्लांटेशन। अब बच्चों वैसे तो इम्प्लांटेशन का जो सरल शब्द में जो अर्थ है वो होता है रोपण, परंतु एनसीईआरटी में दिया हुआ है अंतरोपण। अंतरोपण से मतलब तो यहाँ पर ये है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। अब इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन और सिंपल इम्प्लांटेशन में क्या फर्क है? इम्प्लांटेशन का तो मतलब होता है कि वो जो गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है उससे आकर के ये जुड़ जाए, वो इम्प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन मतलब है कि जो भ्रूण जुड़ा है वो एंडोमेट्रियम में पूर्णतया धंस जाए, उस प्रक्रिया को बोलते हैं या उस इम्प्लांटेशन को बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। तो मानव में जो है बच्चों वो यहाँ पर इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन मिलता है। तो यहाँ पर हम इम्प्लांटेशन या अंतरोपण की बात करें तो अंतरोपण है क्या? अंतरोपण यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था या ब्लास्टोसिस्ट का पूर्णतया एंडोमेट्रियम में, पूर्णतया एंडोमेट्रियम में, पूर्णतया एंडोमेट्रियम
एंडोमेट्रियम में पूर्णतया एंडोमेट्रियम में धस जाना, पूर्णतया एंडोमेट्रियम में धस जाना। ठीक है, यही क्या कहलाता है बच्चों? अंतररोपण, अंतररोपण। ठीक है, अंतररोपण या इसे बोल देते हैं इम्प्लांटेशन, या इसे आप बोल दो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो अंतररोपण है, यहां पर जो अंतररोपण है यानी जो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था है, ये बोला मैंने आपको बोला था कि जो भ्रूण की जो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था है, उस ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में इम्प्लांटेशन होता है, मतलब इस अवस्था में ये एंडोमेट्रियम में जाकर के धस जाता है। तो इम्प्लांटेशन यहां पर हो जाता है, उसे हम बोलते हैं अंतररोपण या बोलते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। आ गया समझ में? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। अब अंतररोपण के बाद यहां पर जो एंडोमेट्रियम होती है उसे अब एंडोमेट्रियम ना बोल करके उसे बोलते हैं डेसिडुआ। तो एक पॉइंट आप और यहां पर याद रखो, एक पॉइंट और यहां पे याद रखें कि एंडोमेट्रियम के बाद यहां बात कर रहे हैं बच्चों कि एंडोमेट्रियम के बाद जो है, या सॉरी इम्प्लांटेशन या अंतररोपण के बाद, अंतररोपण के पश्चात, अंतररोपण के पश्चात एंडोमेट्रियम को, एंडोमेट्रियम को, एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहा जाता है, डेसिडुआ, डेसिडुआ। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? डेसिडुआ, डेसिडुआ। तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों? डेसिडुआ कहा जाता है, ये याद रखना पहली चीज। उसके बाद आता है कि इम्प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, तो इम्प्लांटेशन जो है वो निषेचन के कितने दिन बाद शुरू होता है? निषेचन के कितने दिन बाद शुरू होगा? तो इम्प्लांटेशन जो है वो निषेचन के कितने दिन बाद शुरू होगा? तो इम्प्लांटेशन या इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन जो है ये निषेचन के 7 या 8 दिन बाद शुरू होता है और यहां पर वो 12वें दिन पूर्ण हो जाता है। तो यहां पर इम्प्लांटेशन की बात करूं तो इम्प्लांटेशन या अंतररोपण, अंतररोपण निषेचन के, अंतररोपण निषेचन के 7 या 8 दिन बाद शुरू होता है, 8 दिन बाद शुरू होता है, वह 12वें दिन पूर्ण हो जाता है, 12वें दिन पूर्ण हो जाता है। तो अंतररोपण जो है वो यहां पर शुरू होगा बच्चों, कब से होगा? निषेचन के। तो ये दिन भी याद रखना है आपको, यहां बात कर रहे हैं निषेचन के 7 से 8 दिन बाद शुरू होता है और 12वें दिन ये पूर्ण हो जाता है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, इम्प्लांटेशन की बात कर रहे हैं। तो इम्प्लांटेशन में क्या हो रहा है? इम्प्लांटेशन में यहां पर या अंतररोपण जो है वो निषेचन के 7 से 8 दिन बाद शुरू होगा और यहां पर 12वें दिन जो होता है वो क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं यहां पर इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। अब इसको अगर आप थोड़ा डायग्राम से समझना चाहें तो मैं आपको डायग्राम समझा देता हूं। जैसे हमने आपको बताया था कि यहां पर ये इस तरीके से हमने यहां पर गर्भाशय की बात की थी, इस तरीके से गर्भाशय था, ठीक है बच्चों। और यहां पर क्या है? यहां पर ये फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी, और ये इसका यहां पर हो गया एम्पुला वाला भाग, ठीक है। और यहां पर ये इन्फेंडिबुला, ठीक है। तो यहां पर ये यूटेरस है, गर्भाशय है, ऐसे यहां पर इधर की तरफ भी जो है वो एम्पुला और इस तरीके से यहां पर भी जो होगा इन्फेंडिबुलम होगा। तो यहां पर जो अंडवाहिनी या फेलोपियन नलिका है ये क्या है? एक जोड़ी है। गर्भाशय जो है उल्टा नाशपाती के आकार का होता है। यहाँ पर एम्पुला है, यहाँ पर निषेचन हुआ, निषेचन होने के बाद यहाँ पर बनेगा युग्मनज, युग्मनज बनने के बाद यहाँ मोरुला, मोरुला के बाद यहाँ ब्लास्टुला बन जाएगा, यानी ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो ब्लास्टोसिस्ट, मान लीजिए यहाँ पर मैंने बता दिया कि यहाँ पर ये जो है अवस्था है ये यहाँ पर जायगोट है, ये यहाँ पर बन गया बच्चों, यहाँ पर ये मोरुला बन गया। तो ये जायगोट से मोरुला
और यहां पर ये अवस्था जो है, यहां पर जो ये अवस्था है, ये मोरूला फिर आगे जाकर के यहां ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में आ गया। ठीक है, अब इस ब्लास्टुला का सबसे पहले यहां पर इस अंडाशय गर्भाशय की जो भित्ति, आंतरिक भित्ति एंडोमेट्रियम, उससे पहले चपक, यहां से उससे पहले जुड़ता है, तो इसे बोल देते हैं, यहां पर ये 7 से 8 दिन बाद शुरू होता है। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, फिर मोरूला बना, मोरूला फिर ब्लास्टुला, ब्लास्टुला में यहां पर ब्लास्टोसिस्ट अवस्था है जो यहां पर गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से जुड़ती है। तो 7 से 8 दिन बाद जो इम्प्लांटेशन शुरू हो गया, लेकिन फिर बाद में क्या होगा, ये धीरे धीरे यहां पर जो है ये ब्लास्टुला जो है ये यहां पर धीरे धीरे आपको पूरा का पूरा गर्भाशय की भित्ति के अंदर या एंडोमेट्रियम में अंदर की तरफ धंस जाएगा। तो ये वाला, यानी ये तो 7वें दिन स्टार्ट हुआ और ये यहां पर 12वें दिन में कंप्लीट हो गया। तो इसी के बोलने के 7वें दिन में इम्प्लांटेशन शुरू होता है, परंतु 12वें दिन ये पूर्ण हो जाता है। 12वें दिन जो ब्लास्टोसिस्ट है ये पूर्णतया यहां पर किसमें धंस जाएगी, एंडोमेट्रियम के अंदर। एंडोमेट्रियम में धंसते ही इस एंडोमेट्रियम को हम क्या बोल देंगे अब, डेसिडुआ। क्या बोल देंगे बच्चों, डेसिडुआ। उसको डेसिडुआ बोल दिया जाता है अब इम्प्लांटेशन के पश्चात। ठीक है, क्लियर। तो ये तो हमने बात किया बच्चों इम्प्लांटेशन की, आरोपण की। अब यहां पर जब इम्प्लांटेशन होगा तो भ्रूण यहां पर गर्भाशय की यानी आंतरिक भित्ति एंडोमेट्रियम से जुड़ेगा। जुड़ते ही यहां पर एक विशेष संरचना का निर्माण करता है जिसको हम प्लेसेंटा या फिर बोलते हैं अपरा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो यहां पर अपरा या प्लेसेंटा, अपरा या फिर बात करें बच्चों यहां पर प्लेसेंटा। ठीक है, क्योंकि यहां पर जैसे ही जो भ्रूण गर्भाशय की आंतरिक भित्ति या एंडोमेट्रियम से जुड़ेगा तो वहां पर एक संरचना बनाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भ्रूण है उसको यहां पर अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट या पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है उसको भी तो पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, यहां पर एक इस तरीके से एक जंक्शन बनाएगा, एक ऐसी संरचना का निर्माण करेगा जिसके द्वारा वो अपने जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो यहाँ पर जो मात्र रुधिर है उसके द्वारा वो क्या हो जाए, उसकी परिपूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर जो अपरा या प्लेसेंटा है ये एक तरीके की विशेष संरचना है जिसका निर्माण यहाँ पर मात्र उत्तक और यहाँ पर भ्रूणीय उत्तक इन दोनों से मिलकर के होता है। सबसे पहले बात समझना, यहाँ पर जो अपरा है ये अपरा एक तरीके से, पहले तो ये मान लो कि अपरा है क्या। अपरा यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है यहाँ पर मात्र शरीर तथा भ्रूण के बीच में। तो सबसे पहले अपरा के लिए आप क्या लिखोगे, या अपरा के लिए आपको समझ में क्या आया। सबसे पहला पॉइंट अगर अपरा के लिए हम लिखें तो मैं ये याद रखना है कि जो अपरा है, प्लेसेंटा जो है, ये प्लेसेंटा या अपरा यहां पे लिख देता हूं मैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक प्लेसेंटा मात्र शरीर, प्लेसेंटा मात्र शरीर, प्लेसेंटा यहां पर मात्र शरीर तथा भ्रूण के बीच में, मात्र शरीर तथा भ्रूण के बीच में, मात्र शरीर तथा भ्रूण के बीच में एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, इकाई है या संरचना है, कुछ भी आप लिख दें। ठीक है, तो यहां पर जो है प्लेसेंटा एक तरीके से मात्र शरीर और भ्रूण। तो सबसे पहले यहां पर जो इंपॉर्टेंट हमें चीज देखनी है ना बच्चों, यहां पर मात्र शरीर तथा भ्रूण के बीच में यहां पर एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जिसको हम बोल रहे हैं यहां पर प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा का निर्माण जो है, इस प्लेसेंटा का जो निर्माण है वो प्लेसेंटा का निर्माण, ये हमने यहां पर फर्स्ट पॉइंट देख लिया। इसका दूसरा पॉइंट देखें तो प्लेसेंटा का निर्माण या अपरा का निर्माण, प्लेसेंटा का निर्माण, प्लेसेंटा या अपरा का निर्माण, प्लेसेंटा या अपरा का निर्माण, ठीक है, प्लेसेंटा या अपरा का निर्माण जो है बच्चों वो यहां पर मात्र उत्तक, मात्र उत्तक, ठीक है, तथा भ्रूणीय उत्तक, मात्र उत्तक तथा भ्रूणीय उत्तक
इन दोनों से मिलकर के यहां पर होता है। तो ऐसा नहीं है कि अपरा का निर्माण सिर्फ जो है वो आपको यहां पर सिर्फ मात्र उत्तक से मिलेगा। अपरा का निर्माण में यहां पर आपको मात्र उत्तक भी देखने को मिलेंगे, उसके अलावा भ्रूणीय उत्तक भी देखने को मिलेंगे। अब यहां पर मात्र उत्तक कौन कौन से हैं उनके बारे में देखें। तो मात्र उत्तक में यहां पर सबसे पहले बात करें तो जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार है, गर्भाशय का आंतरिक स्तर या एंडोमेट्रियम, तो गर्भाशय का आंतरिक स्तर या बोल दें एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम या से बोलते गर्भाशय का आंतरिक स्तर। उसके अलावा यहां पर गर्भाशयी रक्तवाहिनियां, गर्भाशयी रक्तवाहिनियां, ठीक है। एंडोमेट्रियम और गर्भाशयी रक्तवाहिनियां जो हैं वो यहां पर एक तरीके से मात्र उत्तक के रूप में यहां पर पार्टिसिपेट करती हैं। जबकि भ्रूणीय उत्तक की बात करें तो भ्रूणीय उत्तक में अभी मैं आपको बताऊंगा यहां पर कोरियोनिक अंकुर या कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक अंकुर या फिर हम उसको बोल दें कोरियोनिक विलाई, ये यहां पर होगा। उसके अलावा यहां पर इसमें एलेंटोइस या एलेंटोइक, एलेंटोइक कुछ मात्रा में यहां पर जो योगसेक है वो पीतक कोश, पीतक कोश, ठीक है, तथा यहां पर अमाइलिक कोर के जो वेसल्स हैं, आप ये मानिए कोरियोनिक अंकुर, एलेंटोइक और पीतक कोश वगैरह, ये यहां पर भ्रूणीय उत्तक हो जाएंगे और यहां पर मात्र उत्तक एंडोमेट्रियम तथा जो गर्भाशय रक्त वाहिनियां हैं ये यहां पर मिलकर के यहां पर प्लेसेंटा का निर्माण करती है। तो दोबारा समझना, अपरा या प्लेसेंटा जो है ये मात्र शरीर तथा भ्रूण के बीच में एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब क्या इसमें कहते हैं, मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ भी चीजों का, गैसों का, पोषक तत्वों का, उपापचय उत्सर्जी पदार्थों का जो भी आदान प्रदान होगा यहाँ पर प्लेसेंटा के द्वारा होगा, मात्र शरीर और भ्रूण के जो शरीर में है उसके बीच में। मात्र उत्तक या अपरा और प्लेसेंटा का निर्माण जो है वो यहाँ पर मात्र उत्तक तथा भ्रूणीय उत्तक दोनों से मिलकर के बना होता है। मात्र उत्तक में यहाँ पर एंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय का आंतरिक स्तर, उसके अलावा गर्भाशय की जो रक्त वाहिनियां हैं ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। जबकि भ्रूणीय उत्तक के अंदर कोरियोनिक अंकुर, एलेंटोइक और जो पीतक कोश है ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंदर यहाँ पर अपरा या प्लेसेंटा के निर्माण में, उसमें भी यहाँ पर मेनली जो बात करें तो यहाँ पर जो है कोरियोनिक अंकुर और यहाँ पर जो एलेंटोइक है ये मेनली करते हैं। पीतक कोश का इतना यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं होता, लेकिन बोलते हैं कि यहाँ पीतक कोश भी करता है, ठीक है। तो कोरियोनिक अंकुर, एलेंटोइक ये भ्रूणीय उत्तक होंगे और ये मात्र उत्तक होंगे। इनका यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इससे निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमें यह समझ में आया कि अपरा का निर्माण मात्र उत्तक तथा भ्रूणीय उत्तक इन दोनों से मिलकर के होता है। अब इन सब चीजों को जो है मैं यहाँ पर डायग्राम के अंदर जो है हम देखते हैं, डायग्राम चित्र बना करके देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर प्लेसेंटा के अंदर यहाँ पर आपके जो भ्रूणीय उत्तक है, मात्र उत्तक, जैसे एंडोमेट्रियम की बात कर दी हमने और एक किसकी बात की है यहाँ पर रुधिर वाहिनियों की, उसके अलावा कोरियोनिक अंकुर। तो इन सब चीजों को हम डायग्राम में देखते हैं और देखते हैं कि प्लेसेंटा का निर्माण कैसे हो रहा है और कुछ विशेष चीजें भी हैं जिनके बारे में भी हम यहीं पर ही डिस्कस कर लेंगे। तो डायग्राम बनाते हैं बच्चों, यहाँ पर आप भी मेरे साथ ही बनाइएगा इसको। यहां पर बच्चों हम प्लेसेंटा, उसके अलावा जो भ्रूण है उससे संबंधित कुछ संरचना है जिनको हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और इससे संबंधित भी जो है वो नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर देखें तो हमें प्लेसेंटा बनाना है, उसके अलावा हमें यहाँ पर भ्रूण से संबंधित जो संरचना है उनके बारे में भी हमें देखना है।
ठीक है बच्चों, साथ ख्याल कीजिए। अब यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है ये यहाँ पर प्लेसेंटा वाला पार्ट हो गया, जिसे हम बोल लेते हैं यहाँ पर गर्भाशय के आंतरिक स्तर। ये गर्भाशय का आंतरिक स्तर हो गया, हमारा इंप्लांटेशन हो चुका है। तो अब इसको हम एंडोमेट्रियम ना बोल करके इसको हम क्या बोल देंगे, डेसिडुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेसिडुआ हो जाएगा, डेसिडुआ बैसिलस इसको बोल देते हैं। ये यहाँ पर कोरियोनिक अंकुर या कोरियोनिक विलाय हो गए। ये यहाँ पर है भ्रूण, उसके अलावा यहां पर हमें पेराइटल और विसरल मेसोडर्म है, ये यहां पर बनाना है। ये यहां पर हम अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म जो है, अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म यहां पर बना रहे हैं, अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म, ठीक है बच्चों। उसके अलावा ये कोरियोनिक विलाय और ये यहां पर मात्र रक्त है। ठीक है, अब यहां पर लेबलिंग करें बच्चों, तो ये आपको जो संरचना दिख रही है, ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये जो संरचना आपको दिख रही है बच्चों, इसको हम बोलेंगे यहां पर डेसिडुआ। क्या बोलेंगे, डेसिडुआ। अब ये डेसिडुआ एक्चुअल में क्या था बच्चों, ये एंडोमेट्रियम ही थी, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम थी, लेकिन यहां पर इंप्लांटेशन हो चुका है और प्लेसेंटा का निर्माण हो रहा है, इसको हम डेसिडुआ या फिर इसको बोल देते हैं डेसिडुआ बैसिलिस। तो यहां पर डेसिडुआ बैसिलिस हो गया। यहां पर आप देखो तो ये हो गया यहां पर मात्र रक्त, मात्र रक्त, मात्र रक्त मतलब माता का रक्त, यानी यहां पर ये मेटरनल ब्लड है, मात्र रक्त। ये डेसिडुआ बैसिलिस एंडोमेट्रियम, तो हमने मात्र उत्तक के अंदर ये बात की थी। अब यहां पर इसके अंदर रुधिर वाहिनियां होंगी अंदर की तरफ और ये यहां पर रक्त हो गया। तो यहां पर डेसिडुआ बैसिलिस एंडोमेट्रियम मात्र रक्त, ये तो हो गया यहां पर भ्रूणीय उत्तक। उसके बाद बात करें तो यहां पर आपको ये जो संरचना दिख रही है, इस संरचना को बोलते हैं कोरियोनिक अंकुर, कोरियोनिक अंकुर, कोरियोनिक अंकुर। इसको मैं इस वाले पार्ट को इधर ले लेता हूं। यहां पर देखिए बच्चों, तो ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये संरचना है यहां पर कोरियोनिक अंकुर, कोरियोनिक, कोरियोनिक अंकुर। ठीक है बच्चों, ये है यहां पर कोरियोनिक अंकुर। ये जो संरचना दिख रही है आपको, ये संरचना है यहां पर एलेंटोइक, एलेंटोइक, ये हो गया यहां पर एलेंटोइक। उसके अलावा ये जो संरचना दिख रही है, इस संरचना को बोलते हैं यहां पर पीतक कोश या योगसेक, पीतक कोश या इसको बोलते हैं बच्चों यहां पर योगसेक। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर ये संरचना यहां देखें तो ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये संरचना यहां पर है, इसको बोल रहे हैं हम प्लेसेंटा या इसको बोल रहे हैं यहां पर अपरा, अपरा या फिर प्लेसेंटा, अपरा या फिर प्लेसेंटा इसको बोल रहे हैं। आ रहा है समझ में, अपरा या प्लेसेंटा। तो ध्यान से देखें तो ये वाला पर डेसिडुआ बैसिलिस एंडोमेट्रियम, ये हो गया पर मात्र रक्त, ये कोरियोनिक अंकुर, ये एलेंटोइक और ये पीतक कोश। अब यहां पर आप देखो कोरियोनिक अंकुर जो होते हैं वो मात्र रक्त, यानी मान लीजिए इस तरीके से ये साइनस से गड्ढा है, उसमें ये कोरियोनिक अंकुर इस तरीके से डूबे होते हैं, यहाँ पर मात्र रक्त होता है। तो कोरियोनिक अंकुर यहाँ पर मात्र रक्त के अंदर डूबे होते हैं। ठीक है, इस वजह से इस प्लेसेंटा को हम हीमोकोरियल प्लेसेंटा भी बोल देते हैं या हीमोकोरियल अपरा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अपरा है, इस अपरा को हम बोल रहे हैं, यानी मानव अपरा जो है उसके लिए यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। तो पहला जो है, यहां पर कोरियोनिक अंकुर का मात्र रक्त में डूबे होने की वजह से इस प्लेसेंटा को हीमोकोरियल, हीमोकोरियल
हीमोकोरियल अपरा, इसको हीमोकोरियल अपरा भी बोल देते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि यहां पर जो है हीम यानी मात्रक और कोरियल मतलब कोरियन अंकुर इसमें डूबे रहते हैं। सॉरी। उसके अलावा दूसरा देखें तो यहां पर कोरियोनिक विलाई और एलेंटोइक जो है यहां पर मुख्यतया मानव के अंदर मुख्यतया ये जो है प्लेसेंटा के निर्माण में यहां पर कार्य करते हैं। इस वजह से ह्यूमन प्लेसेंटा को यहां पर कोरियो पितक कोश भी करता है, लेकिन मुख्यतया कौन करता है? एलेंटोइक। तो कोरियो एलेंटोइक अपरा भी इसको बोल देते हैं। उसके अलावा जैसे ही इंप्लांटेशन होता है तो इंप्लांटेशन होते ही यहां पर एंडोमेट्रियम कन्वर्ट हो जाती है डेसिडुआ में। अब डेसिडुआ से मतलब क्या है बच्चों? डेसिडुआ से मतलब ये है कि यहां पर जो कोरियोनिक विलाई है ये यहां पर मात्र ऊतक से बहुत ही ज्यादा मजबूती से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो मजबूती से जुड़ने की वजह से यहां पर एंडोमेट्रियम को हम डेसिडुआ बोलते हैं। उसका मतलब ये है कि जब प्रसव होगा तो प्रसव के समय यहां पर जब प्लेसेंटा को खींचकर बाहर निकाला जाता है, प्लेसेंटा को खींचकर बाहर निकाला, तो जब प्लेसेंटा खींचेगा तो ये कोरियोनिक विलाई यहां पर एंडोमेट्रियम से इतने ज्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं कि यहां पर ये डेसिडुआ वाली जो लेयर है प्लेसेंटा की, ये लेयर पूरी की पूरी बाहर निकल जाती है। मतलब गर्भाशय जो है वहां पर एक तरीके से क्षतिग्रस्त होता है। ठीक है, इसी वजह से बोले प्रसव के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है वो किसी वजह से हो रही है? यहां पर जो प्लेसेंटा है ये प्लेसेंटा को खींचकर बाहर निकाला जाता है। अब निकालना तो इस वाले पार्ट को चाह रहे हैं भ्रूणीय ऊतक को, लेकिन ये भ्रूणीय ऊतक मातृ ऊतक से बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़ा होता है। इस वजह से जो भ्रूणीय ऊतक है ये भी यहां पर साथ के साथ बाहर निकलते हैं। तो इस मजबूती से जुड़े होने की वजह से इस प्लेसेंटा को बोला जाता है डेसिडुआ अपरा। इसका बोला जाता है डेसिडुआ अपरा, डेसिडुआ अपरा। तो इसे बोला जाता है यहां पर डेसिडुआ अपरा या डेसिडुआ प्लेसेंटा। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं बच्चों, यानी हीमोकोरियल अपरा बोला जाता है, कोरियो एलेंटिक अपरा बोला जाता है और डेसिडुअल अपरा। ये तीनों यहां पर मानव के अंदर जो प्लेसेंटा है उसके लिए ये तीनों चीजें याद रखनी है कि मानव प्लेसेंटा या मानव अपरा यहां पर हीमोकोरियल अपरा होता है, कोरियो एलेंटिक अपरा होता है और डेसिडुआ अपरा होता है। तीनों क्यों है वो सारी चीजें बता दी मैंने आपको। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, अब इनके अंदर जो है हम परत देखते हैं। सबसे बाहरी जो आपको परत दिख रही है, सबसे बाहरी आपको जो परत दिख रही है ये है यहां पर ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है बच्चों, ये कौन सी परत है? यहां पर ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट या इसको आपने क्या बोला था? पोषकोरक, ट्रोफोब्लास्ट। ये हो गए यहां पर ट्रोफोब्लास्ट परत। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट परत है ये अपने अंदर की तरफ यहां पर कुछ कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। ठीक है, ये कोशिका यहां पर देखें, ये तो यहां पर ये जो कोशिका निर्माण करती है यहां पर ये अतिरिक्त मेसोडर्म होता है। क्या होता है बच्चों? अतिरिक्त मेसोडर्म। अब वो मेसोडर्म जो है उस मेसोडर्म के अंदर भी यहां पर स्प्लिटिंग होती है और ये यहां पर कुछ बाहर की तरफ कुछ अंदर की तरफ जाकर के ये इकट्ठा हो जाता है। तो जैसे कुछ अंदर कुछ बाहर की तरफ कोशिकाएं यहां पर जमा हुई, तो बाहर की तरफ जो कोशिकाएं जमा हुई हैं, यहां पर बाहर की तरफ जो कोशिकाएं जमा हुई हैं इससे हम बोल देते हैं यहां पर बाह्य अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। बाह्य अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। ठीक है बच्चों, तो दो चीजें याद रखना। अभी मैंने आपको कल ही बताया है कि गेस्ट्रुला अवस्था के अंदर जो प्राथमिक जननिक स्तरों का यहाँ पर निर्माण होता है, यानी जननिक स्तरों का निर्माण होता है, वो जननिक स्तर तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। सबसे पहले एंडोडर्म का निर्माण होगा, फिर एक्टोडर्म का और सबसे बाद मेसोडर्म। तो वो वाला मेसोडर्म अलग है और ये वाला मेसोडर्म, यानी जिसको हम बोल रहे हैं अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। अब वो मेसोडर्म है उसका निर्माण तो भ्रूण के अंदर हो रहा है और ये जो निर्माण है इसका निर्माण, इस मेसोडर्म का निर्माण जो है वो भ्रूण के बाहर हो रहा है। इस वजह से इसको बोल देते हैं बाह्य अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। अब ये बाह्य अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म जो है आप देखो तो यहाँ पर भ्रूण जो है ना वो एक तरीके से सुरक्षा में रखा हुआ है, यानी भ्रूण के बाहर इस तरीके से यहाँ पर आवरण है। तो यहाँ पर इनको बोल देते हैं भ्रूणीय आवरण बोल देते हैं या अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां बोल देते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां बोल देते हैं, जो कि एक तरीके से भ्रूण को सुरक्षा प्रदान कर रही होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट और अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। अब यहां देखें तो ये वाला जो भाग है ये अंदर की तरफ है, तो इसे आप क्या बोल दोगे? इसे बोल देंगे हम आंतरिक अतिरिक्त मेसोडर्म। इसे क्या बोलोगे बच्चों आप? आंतरिक
अतिरिक्त मेसोडर्म, अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म, भ्रूणीय मेसोडर्म, ध्यान से समझना, इसे बोलेंगे भ्रूणीय मेसोडर्म। ध्यान समझना, यहां पर बाह्य अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म, ये हो गया आंतरिक अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। अब यहां पर जो है ये हो गई यहां पर सिलोम, ठीक है, तो इसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम यानी अतिरिक्त भ्रूणीय गुहा बोल देते हैं, या अतिरिक्त भ्रूणीय सिलोम। ये जो यहां पर है इसे आप क्या बोलोगे बच्चों, इसे अतिरिक्त भ्रूणीय सिलोम, अतिरिक्त भ्रूणीय सिलोम या अतिरिक्त भ्रूणीय गुहा, अतिरिक्त भ्रूणीय गुहा हो गया। उसके अलावा ये जो परत देख रहे हो आप यहां पर, ये एम्नियोजेनिक सेल्स हैं या फिर ये एक्टोडर्म की बनी हुई हैं, इन्हें वैसे तो बोला जाता है एम्नियोजेनिक सेल्स। ये जो है एम्नियोटिक मेम्ब्रेन है, या इसको आप बोल दो, इस केविटी की बात कर लें अपन तो, ये जो केविटी है इसको बोलते हैं एम्नियोटिक केविटी, एम्नियोटिक केविटी, एम्नियोटिक गुहा या एम्नियोटिक केविटी, हिंदी में लिख देते हैं इसको एम्नियोटिक गुहा। इसे बोलेंगे बच्चों यहां पर एम्नियोटिक, एम्नियोटिक गुहा, एम्नियोटिक गुहा, ठीक है। और इस एम्नियोटिक गुहा में, इस एम्नियोटिक गुहा में आप देखोगे तो इस एम्नियोटिक गुहा में आपको यहां पर एम्नियोटिक फ्लूइड या एम्नियोटिक जो द्रव है वो द्रव आपको देखने को मिलेगा यहां पर। तो इस एम्नियोटिक केविटी के अंदर कौन सा द्रव भरा होगा, इसमें भरा होगा एम्नियोटिक द्रव, एम्नियोटिक द्रव, एम्नियोटिक द्रव। क्या है बच्चों यहां पर, ये एम्नियोटिक द्रव, ठीक है। अब ये एम्नियोटिक द्रव है, यहां पर इसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो मैं आपको बताऊंगा कि एम्नियोटिक द्रव जो है, पहले तो एम्नियोटिक द्रव का यहां पर काम होता है कि जो भी यहां पर भ्रूण है इस भ्रूण को ये नमी प्रदान करता है। उसके अलावा इस एम्नियोटिक द्रव का कार्य ये होता है कि यहां पर ये भ्रूण का तापमान भी नियंत्रित करता है। उसके अलावा एम्नियोटिक द्रव जो देखें, इस एम्नियोटिक द्रव से एक प्रक्रिया की जाती है जिसे हम एम्नियोसेंटेसिस बोलते हैं, और इस एम्नियोसेंटेसिस प्रक्रिया के द्वारा यहां पर आनुवांशिक रोगों का पता लगाया जा सकता है, उपापचयी रोगों का पता लगाया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर लिंग निर्धारण भी किया जा सकता है, यानी लिंग को पहचान के अंदर भी यहाँ पर, यानी जो भ्रूण है यहाँ पर मेल है फीमेल यानी नर है या स्त्री है, इसके बारे में भी यहाँ पर एम्नियोटिक द्रव से पता लगाया जा सकता है। वो क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर भ्रूण का विकास हो रहा होगा तो भ्रूण का विकास होने के साथ यहाँ पर इस एम्नियोटिक द्रव में कुछ त्वचा की कोशिकाएं जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जब त्वचा की कोशिकाएं यहाँ पर मिल जाएंगी तो उन त्वचा की कोशिकाओं को हम एग्जामिन करके क्या पता कर सकते हैं कि जो भ्रूण है ये भ्रूण यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर नर भ्रूण है या मादा भ्रूण, ठीक है। तो यहाँ पर एम्नियोटिक द्रव से संबंधित जो चीजें हैं वो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहे हैं। एम्नियोटिक द्रव या एम्नियोटिक फ्लूइड, एम्नियोटिक फ्लूइड, एम्नियोटिक फ्लूइड, एम्नियोटिक फ्लूइड, एम्नियोटिक, या फिर बच्चों इसको क्या बोल रहे हैं, एम्नियोटिक द्रव, एम्नियोटिक द्रव, एम्नियोटिक द्रव या एम्नियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अब एम्नियोटिक द्रव, एम्नियोटिक फ्लूइड, इसका सबसे पहला कार्य जब हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहला कार्य भी हमने क्या बताया बच्चों, यहाँ पे ये है यहाँ पर भ्रूण को नमी प्रदान करना, या लिख दें भ्रूण को सूखने से बचाता है, भ्रूण को ये लिख सकते हैं, तो भ्रूण को सूखने से बचाता है या भ्रूण को नमी प्रदान करता है, भ्रूण को सूखने से बचाना, भ्रूण को सूखने से बचाना, ये किसका काम हो गया। दूसरा यहां पर ये है कि ये भ्रूण का तापमान नियंत्रण भी करता है, भ्रूण का तापमान नियंत्रण, उसका जो तापमान है उसका नियंत्रण भी यहां पर करेगा। उसके अलावा भ्रूण जितने भी उपापचय उत्सर्जी पदार्थ है उनको भी कहां मुक्त करता है, एम्नियोटिक फ्लूइड में। यानी जो भ्रूण है,
भ्रूण उपापचय उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन भी यही करेगा। उसके अलावा एमनियोटिक जो द्रव है इसका यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया, एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया में उपयोग, एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया में उपयोग, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया में इसका उपयोग है पहली चीज। अब एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया में उपयोग है तो इस एमनियोसेंटेसिस का यहां पर क्या रोल है, इस एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया के द्वारा बच्चों, इस एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया के द्वारा पहली चीज यहां पर जो इसका मुख्य काम है वैसे वो यहां पर अनुवांशिक तथा उपापचयी रोगों, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, उपापचयी रोगों को ज्ञात करने में, ठीक है। अनुवांशिक रोगों या उपापचयी रोगों, अनुवांशिक जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह है, तो अनुवांशिक रोगों तथा उपापचयी रोगों को ज्ञात करने में एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया यूज होती है। दूसरी बात यहां पर जो है वो लिंग निर्धारण में, वो है लिंग निर्धारण, ठीक है। लिंग निर्धारण में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। और इसी वजह से एमनियोसेंटेसिस जो प्रक्रिया बच्चों इसको यहां पर बेन किया हुआ है। तो दोबारा समझना है, एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक द्रव मिलता है, ये एमनियोटिक द्रव भ्रूण को सूखने से बचाएगा, भ्रूण का तापमान का नियंत्रण करेगा और भ्रूण अपने उपापचय उत्सर्जी पदार्थों को भी इस एमनियोटिक द्रव के अंदर ही डालता है। एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया में इसका उपयोग होता है। अब कैसे, यहां पर एक जो लॉन्ग नीडल होती है उसके थ्रू यहां पर उस एमनियोटिक द्रव को खींच लिया जाता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक द्रव के अंदर आपको भ्रूण की त्वचा की कोशिकाएं आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। तो उन त्वचा की कोशिकाओं पर अध्ययन करके हम पता कर सकते हैं कि उसके अंदर अनुवांशिक तथा उपापचयी रोग कौन कौन से हो सकते हैं, और यहाँ पर लिंग निर्धारण भी किया जा सकता है, मतलब बताया जा सकता है उसके द्वारा कि यहाँ पर जो भ्रूण है वो नर है या फिर मादा है। तो ये एमनियोटिक द्रव की बात होगी। वापस हम अपने पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ये अतिरिक्त ये हो गया एमनियोटिक द्रव, यानी एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक द्रव की हमने बात कर ली। अब यहां पर जो है एलेंटोइक पीतक कोश, ये यहां पर अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहां पर दो भ्रूणीय झिल्लियां और हैं बच्चों, कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। जैसे बात करें तो यहां पर एक भ्रूणीय झिल्ली तो आपको ये देखने को मिलेगी, एक भ्रूणीय झिल्ली आपको ये देखने को मिल रही है, ठीक है। और दूसरी जो भ्रूणीय झिल्ली है वो ये है। तो जो बाहर की जो भ्रूणीय झिल्ली है इसको तो बोला जाता है बच्चों यहां पर कोरियोन, इसको बोलते हैं कोरियोन, ठीक है। और दूसरी जो अंदर की तरफ है इसे बोला जाता है एमनियोन, कोरियोन और एमनियोन। तो यहां पर चार अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली आपको देखने को मिलेगी बच्चों। सबसे पहले बात की हमने तो वो है यहां पर कोरियोन, दूसरी है यहां पर एमनियोन, तीसरी है यहां पर एलेंटोइक और चौथी है यहां पर पीतक कोश, ठीक है। तो यहां पर चार भ्रूणीय अतिरिक्त झिल्लियां हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी है, कोरियोन, एमनियोन, उसके अलावा एलेंटोइक और पीतक कोश, ठीक है। तो यहां पर कोरियोन, एमनियोन, एलेंटोइक और पीतक कोश, ये यहां पर चार भ्रूणीय अतिरिक्त झिल्लियां हैं। वो आप बोल सकते हो कि एक तरीके से यहाँ पर एलेंटोइक और पीतक कोश तो ये प्लेसेंटा का निर्माण में सहायता कर रही है, और कोरियोन और एमनियोन जो है यहाँ पर एक तरह से भ्रूण को रक्षा प्रदान कर रही है, भ्रूण की सुरक्षा उसको दे रही है। अब यहाँ पर हमें कोरियोन और एमनियोन, इनका निर्माण किनसे हुआ वो हम यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहाँ पर तो यहाँ पर चार भ्रूणीय अतिरिक्त झिल्लियां, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यहाँ पर भ्रूणीय अतिरिक्त झिल्लियों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां,
अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। तो एनसीईआरटी में तो इसके बारे में कुछ सरफेस पे दिया हुआ है, लेकिन एक दो बार इसमें थोड़े से डीप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वजह से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं आपको यहां से इस भ्रूणीय अतिरिक्त झिल्लियां। तो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां जो है बच्चों, यहां पर सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो है यहां पर कोरियोन। कोरियोन, ठीक है, क्या है बच्चों? कोरियोन। कोरियोन। अब डायग्राम में आ जाओ वापस, चित्र के अंदर देखें यहां पे, तो यहां पर आप देखें तो ये कोरियोन है। अब कोरियोन का यहां पर जो निर्माण है वो आपको किससे मिल रहा है? ट्रोफोब्लास्ट परत है, एक तो ट्रोफोब्लास्ट परत, उसके अलावा बाह्य अतिरिक्त भ्रूणीय जो मेसोडर्म है, ये मिलकर के किसका निर्माण करिए बच्चों? कोरियोन का। और यही कोरियोन के जो एक सतह है या कोरियोन का कुछ भाग जो है यहां पर उंगली नुमा संरचनाओं के अंदर रूपांतरित हो जाता है, और यही कोरियोन किसका निर्माण करती है? कोरियोनिक अंकुर का। तो यहां पर आपको दिख रहे हैं ना ये कोरियोनिक अंकुर, कोरियोनिक अंकुर। तो यहां पर ये जो संरचना है ये क्या है? कोरियोनिक अंकुर। तो ये कोरियोन की ही कुछ भाग यहां पर कोरियोनिक अंकुर का निर्माण करता है। तो समझ में आएगा कि जो कोरियोन है ये कोरियोन का कुछ भाग यहां पर कोरियोनिक अंकुर या कोरियोनिक विलायक का निर्माण करता है। तो ये कोरियोन परत एक तरीके से यहां पर जो है वो प्लेसेंटा के निर्माण में यहां पर सहायता करती है, उसके अलावा भ्रूण को सुरक्षा प्रदान भी कर रही है। किससे बना हुआ है वो मेन बात है। तो यहां पर देखें तो ये किससे बना हुआ है बच्चों? ये बना हुआ है यहां पे, किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है यहां पे, हमने देखा ट्रोफोब्लास्ट परत, ट्रोफोब्लास्ट परत, ट्रोफोब्लास्ट परत, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा यहां पे तो वो अतिरिक्त बाह्य अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म, बाह्य अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म, बाह्य अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। ये तो हो गया कोरियोन की बात। दूसरा यहां पर देखें, दूसरी भ्रूणीय झिल्ली तो वो है यहां पर एमनियोन। एमनियोन क्या है बच्चों? एमनियोन। एमनियोन। तो एमनियोन का निर्माण देखो, एमनियोन निर्माण देखने के लिए वापस हम डायग्राम पर आते हैं। अब एमनियोन में देखें तो आमनियोन में यहां पर ये एमनियोजेनिक कोशिकाएं हैं। इस एमनियोजेनिक कोशिकाओं से यहां पर इस तरीके से परत बनती है, इसको एमनियोजेनिक परत भी आप बोल सकते हो। और ये जो है एक तरीके से एक्टोडर्म से इसका निर्माण हुआ है, तो ये एक्टोडर्म वाली परत है। और यहां पर ये क्या हो गया बच्चों? ये है यहां पर आंतरिक भ्रूणीय मेसोडर्म। तो ये एमनियोटिक कैविटी या एमनियोटिक गुहा, उस एमनियोटिक गुहा की ये परत जो होगी इसको घेरे हुए है, उसे हम बोल रहे हैं एमनियोन। और इस एमनियोन का निर्माण यहां पर एमनियोजेनिक कोशिकाएं या फिर एक्टोडर्म और प्लस यहां पर आंतरिक अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म से किसका निर्माण होता है? एमनियोन का। तो वापस यहां पर हम एमनियोन वाले पार्ट पर आते हैं। तो एमनियोन देखें तो एमनियोन का निर्माण बच्चों किससे हुआ है? एमनियोन का निर्माण हुआ है यहां पर एमनियोजेनिक कोशिकाएं, एमनियोजेनिक कोशिकाएं। एक बार इसका क्वेश्चन आ चुका है, तो यहां पर उसको जो है क्वेश्चन के अंदर इसको एक्टोडर्म, एमनियोजेनिक कोशिकाएं जो है इसको लिए बोला गया कि ये एक्टोडर्म से इसका निर्माण हुआ है। तो यहां पर इसको एक्टोडर्म में ब्रैकेट में लिख देता हूं, लेकिन मेनली कोशिकाएं एमनियोजेनिक कोशिकाएं या एक्टोडर्म। प्लस यहां पर बात करें तो आंतरिक अतिरिक्त भ्रूणीय, आंतरिक अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म, आंतरिक अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म, भ्रूणीय मेसोडर्म, आंतरिक अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। तो एमनियोजेनिक कोशिकाएं प्लस आंतरिक अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म जो वो एमनियोन। उसके अलावा थर्ड यहां पर देखें तो थर्ड है यहां पर एलेंटोइक, एलेंटोइक, ठीक है। और चौथा यहां पर पीतक कोश। अब पीतक कोश होता है बच्चों, ये पीतक कोश शुरू में तो इसकी साइज बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे प्लेसेंटा का निर्माण होता जाता है
इस पीतक कोश की साइज यहाँ पर घटती जाती है। बाद में ये यहाँ पर एक रूमिनेंट फॉर्म के अंदर एक अवशेषी भाग के रूप में ही यहाँ पर पड़ा रहता है, यानी पीतक कोश अवशेष में बोल के रूमिनेंट यानी एक बहुत ही क्षीण भाग के रूप में यहाँ पर पड़ा रहता है। एलेंटोक और पीतक कोश जो है, इन दोनों का निर्माण जो है बच्चों, इन दोनों का निर्माण यहाँ पर आप देखिए वापस डायग्राम में, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, अंदर की तरफ, सॉरी यहां पर देखें तो बाहर की तरफ आपको क्या दिख रहा है, बाहर की तरफ आपको दिख रहा है अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म, और अंदर की तरफ जो है यहाँ पर ये एलेंटोइड वगैरह जो है ये यहाँ पर उत्पन्न होती है एक तरीके से एलिमेंट्री पार्ट वाले से या एलिमेंट्री कैनाल वाले पार्ट से, इस वजह से यहाँ पर वो एंडोडर्मल होता है। तो ये दोनों भाग अंदर की तरफ एंडोडर्मल और बाहर की तरफ यहाँ पर आंतरिक अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म से बने होते हैं। तो यहाँ पर एलेंटोइड और पीतक कोश जो है, इसके लिए आपको याद रखना है कि ये किससे बने हुए हैं, ये बने हुए हैं यहाँ पर एंडोडर्म प्लस आंतरिक अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म, आंतरिक अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म, आंतरिक अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म, भ्रूणीय मेसोडर्म। ठीक है बच्चों, तो ये आंतरिक अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म हो गया, ये कोरियोन, एमनियोन, एलेंटोइड और पीतक कोश। ठीक है, तो यहां पर हमने इससे संबंधित चीजें देख ली और यहाँ पर भ्रूणीय झिल्लियों के बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। तो आज हमने जो है बच्चों इम्प्लांटेशन, उसके अलावा अपरा के बारे में हमने पढ़ लिया और कुछ अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां देख ली। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मानव जनन तंत्र का जो है वो हमारा अंतिम यहाँ पर उसका अंतिम लेक्चर होगा। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे मानव जनन स्वास्थ्य। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।